नमस्कार बच्चों। ये हमारी वर्कशीट नंबर 5 है। ये यहाँ हमारी वर्कशीट का नंबर दिया हुआ है 5 है। और इसमें जो टॉपिक लिया गया है भारत का भौतिक स्वरूप और उत्तरी मैदान। जो भौतिक स्वरूप है उसमें भी हमें किसकी बात करनी है? उत्तरी मैदान की बात करनी है। तो ये जो हमारी वर्कशीट है ये 16 जुलाई की है। ये पिछली वीडियो है क्योंकि बच्चों ने काफ़ी डिमांड की थी कि मैम जो पिछली वीडियो हैं वो नहीं है, आप प्लीज़ उन पे भी वीडियो बना दीजिए। तो ये सोशल साइंस से है और इसमें जो बुक ली गई है हमारी ज्योग्राफी की बुक समकालीन भारत से लिया गया है और ये हमारा दूसरा अध्याय है, सेकंड चैप्टर है। तो इसमें बच्चों देखो, आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। उसके बाद हम शुरू करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप देखो थोड़ी सी ये समझने की बात है। भौतिक स्वरूप वो फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब जो जिसे हम देख सकते हैं। जैसे हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, हमारी लंबाई कितनी है, हमारा साइज कैसा है, आकार कैसा है, हम मोटे हैं पतले हैं, तो वो क्या है हमें दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही भारत का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, ये सारी किस में आएंगी? फिजिकल स्ट्रक्चर में आएंगी। तो यहाँ पर जो पिछली वीडियो थी, वर्कशीट नंबर 4 वाली थी, उसमें सारे हमारे दिए गए थे कि कौन कौन से भौतिक स्वरूप हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी हिमालय पर्वतों की बात की थी। अब है यहाँ पर उत्तरी मैदान। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो भारत का उत्तरी मैदान है वो किन किन नदियों के द्वारा बनाया गया है और उसमें उन नदियों का क्या सहयोग रहा है। तो चलिए देखते हैं। उत्तरी मैदान, इसका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, यहाँ पर जो उत्तरी मैदान है उसका निर्माण 3 मेन नदी मानी गई हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और बाकी क्या है? इनकी सहायक नदियां हैं जो इनकी सहायता हेल्प करने वाली हैं, जो थोड़ा बहुत पानी लेकर मुख्य नदी में मिला देती हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये हमारा मैदान है, तो इधर वाला जो एरिया है वो किसने बनाया है? सिंधु नदी ने बनाया है। इधर वाला गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है और इधर वाला मैदान ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। तो ये भी कैसे बनता है? यहाँ पर 3 मुख्य नदियों का नाम लिया गया है, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तथा इसकी जो सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जिसे जलोढ़ कहते हैं, के निक्षेप से हुआ है। तो जब नदियाँ बहकर आती हैं तो वो अपने साथ क्या भाग कर लाती हैं? जो धरती का ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाली मिट्टी होती है, वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। तो जल्दी ही वो तेज बहाव के कारण नदियों के साथ बह जाती है। क्या बह जाता है? मिट्टी का जो ऊपरी सरफेस होता है, ऊपरी सतह होती है, वो पानी के साथ बह जाती है और वो बहुत उपजाऊ होती है। और जहाँ पर जो पानी का ढाल कम होता चला जाता है वो धीरे धीरे मिट्टी वहाँ जमना शुरू हो जाती है, जिससे वहाँ पर मिट्टी का निक्षेपण होता जाता है और जो नदियों के द्वारा बनाए गए मैदानों का निर्माण होता है। तो देखो फिर से उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा जो लाई गई मिट्टी है, और वो जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको भी कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। तो उस मिट्टी के द्वारा, मिट्टी के जमाव के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण हुआ है, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। इसका आकार 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। अब जो उत्तरी मैदान है उसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर, और उसकी जो लंबाई बताई गई है वो 240 से, कि यहाँ से तो जो उसकी लंबाई है वो कम है और पीछे पीछे जाती है तो वो कितनी हो जाती है? 340 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात बताई गई है। अब उससे आगे है कि उर्वरता से भरपूर, मतलब बहुत उपजाऊ मिट्टी है, भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि। हम खेती कहाँ कर सकते हैं? जो फ्लैट एरिया होगा, समतल ज़मीन होगी, वहाँ पर हम खेती कर सकते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊबड़ ऊंची नीची ज़मीन होती है, तो वहाँ क्या होता है? खेती करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सिंचाई करेंगे तो पानी कहाँ चले जाएगा? नीचे की तरफ चला जाएगा। तो वहाँ खेती करना क्या होता है? मुश्किल होता है, और वहाँ पर भी सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जाती है। तो यहाँ पर है कि कृषि योग्य समतल भूमि, भूमि का समतल होना, क्योंकि जो मैदान है वो कैसे होंगे? मिट्टी के बने हुए मैदान है, तो वो समतल मैदान है। पानी की पर्याप्त उपलब्धता, पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। अनुकूल जलवायु, जलवायु भी अनुकूल है। और यातायात के सुलभ साधन, यातायात के सुलभ साधन कौन कौन से? रेल, सड़क और हवाई यान के कारण यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है।
तो यहाँ पर इतनी सारी सुविधाओं होने के कारण, जहाँ इतनी सारी सुविधाएं हमें मिलेंगी, वहाँ क्या होता है, जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि समतल एरिया है, उबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं है। जो बसें होंगी, रेलगाड़ियाँ होंगी, वहाँ समतल जो एरिया होगा उसमें अच्छे से चलती हैं। तो ये सारी सुविधाओं के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या है वो अधिक मात्रा में निवास करती है। देखो यहाँ सघन लिखा हुआ है, सघन और विरल दो शब्द होते हैं। सघन का मतलब होता है अधिक मात्रा में, और विरल का मतलब होता है कि कहीं 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 कोई कोई बंदा हमें दिखाई देता है। तो ये हो गया। अब जो उत्तरी मैदान है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांट दिया। एक भाग को बोला गया है पंजाब का मैदान, दूसरे को बोला है गंगा का मैदान, और तीसरा बोला गया है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो अब देखो हम तीनों मैदानों को देखते हैं। उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग, जो उत्तरी मैदान है, मान लो ये हमने उत्तरी मैदान है, इसका जो पश्चिमी भाग है, इधर वाला पंजाब की साइड वाला, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। दोआबों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर क्या है, जो इधर वाला एरिया है पंजाब की साइड वाला, यहाँ पर ये किसके द्वारा बनाया गया है, सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी यहाँ ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेके और पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पर पंजाब में से भी निकलती है। तो ये क्या है, जो सिंधु नदी और जो उसकी सहायक नदियाँ हैं, ये इनके द्वारा बनाया गया मैदान है। यहाँ पर दोआबों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अब है दूसरा गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, इसमें देखो उत्तरी मैदान का मध्य भाग, जो बीच वाला भाग है मैदान का, इस मध्य भाग की बात हो रही है। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, जैसे गंगा, यमुना, घग्गर, काली, तिस्ता, ये क्या हैं, सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाई गई घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच की भूमि हरियाणा से शुरू होती है और पश्चिम बंगाल तक, यहाँ हरियाणा से शुरू हुई और पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है गंगा नदी का मैदान। उसके बाद तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग, जो इधर पूर्व वाला भाग है, असम वाला एरिया है, ये पूर्वी भाग जो पूर्वोत्तर में फैला हुआ है, पूर्वोत्तर मतलब पूर्व के उत्तर में, मान लो ये भी हमने, ये पूर्व है, और पूर्व का जो उत्तरी भाग है, मतलब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहकर आ रही है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ से वो असम की तरफ मुड़ती हुई इधर बांग्लादेश में झुक जाती है। तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है मुख्य रूप से असम वाला भाग। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान कौन सा है, मेन रूप से जो असम वाला भाग है उसको ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद इधर देख लेते हैं आकृतियाँ। आकृतिक भिन्नता के आधार पर, आकृतिक भिन्नता मतलब जो आकार, कहीं पर कैसा आकार है, कहीं कैसा आकार है, तो आकृतिक भिन्नता कि वो जो आकार हैं उसके वो अलग अलग हैं, उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। भाबर, अब देखो इसमें भाबर में क्या होता है, शिवालिक की ढाल पर, शिवालिक कौन सी है, हिमालय की दक्षिणी श्रृंखला है। जो हिमालय की हमने बात की थी, इसको श्रृंखलाओं में बांटा गया था। सबसे ऊपर वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय और यहाँ लघु हिमालय, और फिर है दक्षिणी जो भाग है शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो ये शिवालिक का जो भाग है, शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में, 8 से, और यहाँ 8 है, इधर 16 है, तो चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेप, यहाँ पर गुट्टिकाओं का निक्षेप मतलब जमाव होता है जहाँ नदियाँ नजर नहीं आती हैं, मतलब जो नदियाँ होती हैं वो ज़मीन के अंदर अंदर बहती हैं, वो हमें बाहर दिखाई नहीं देती हैं। तराई क्षेत्र, भाबर के दक्षिण में उपस्थित नम एवं दलदली क्षेत्र जहाँ नदियाँ पुनः निकल आती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो भाबर है, मान लो ये भाबर है, भाबर का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो क्या है, दोबारा से ज़मीन से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, और वहाँ पर जो पानी की उपस्थिति होती है तो उसके कारण क्या होता है, नमी होती है, और दलदली क्षेत्र, पानी मौजूद होगा तो क्या होगा, दलदली क्षेत्र बन जाता है, तो नदियाँ पुनः निकल आती हैं, वहाँ पर नदियाँ दोबारा से निकलना शुरू हो जाती हैं, और घने जंगलों से भरा होता है, और वो क्या होता है, घने जंगल, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ उगे हुए होते हैं। अब तीसरा है हमारा भांगर। पुराने जलोढ़ के मैदान, मतलब जो पुराने मैदान बने हुए हैं नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से, नदियों के द्वारा कौन सी मिट्टी लाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, जो बहुत उपजाऊ होती है, जो वेदिका चबूतरा जैसी आकृति बनाते हैं। कैसी आकृति बनाते हैं, चबूतरा, मतलब जो समतल मैदान है उससे थोड़ा ऊंचा,
और अब बाढ़ द्वारा नए जलोढ़ का जमाव नहीं होता, क्योंकि बाढ़ जब आती है तो जो नीचे स्थान है वहीं पर तो वो मिट्टी का जमाव करेगी, जो ऊंचे वाला स्थान है वहाँ पर तो जमाव होगा ही नहीं। तो यहाँ की मिट्टी में चूनेदार निक्षेप मिलते हैं जिसे कंकड़ कहा जाता है। फिर वहाँ पर क्या मिलेगा? चूनेदार निक्षेप, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उनका जमाव वहाँ पर होना शुरू हो जाता है। खादर, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप जो उपजाऊ होने के कारण गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब है खादर, जो बाढ़ वाले मैदान होते हैं वो नए तथा युवा निक्षेप, वो नए भी होते हैं और उनमें अभी अभी मिट्टी का जमाव हुआ होता है। युवा निक्षेप, युवा मतलब नए बने हुए, जो अभी युवा हुए हैं, निक्षेप मतलब जमाव, तो वहाँ पर निक्षेप हुआ है तो वो क्या है? उपजाऊ मिट्टी है, और उपजाऊ मिट्टी के कारण वहाँ पर गहन खेती की जाती है, तो उसके लिए आदर्श माने जाते हैं। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का जो पूर्वी भाग है, इधर वाला भाग है, ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो ईस्ट वाला जो भाग है यहाँ पर खादर मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आपको अच्छे से देखने हैं बच्चे, क्योंकि जो हमारी वर्कशीट हैं इन्हीं वर्कशीट्स के आधार पर ही आपकी बार आपके एग्ज़ाम्स होंगे और आपको सारी वर्कशीट अच्छे से समझनी है। यदि कोई डिफ़िकल्टी आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में किन किन नदियों का योगदान है? किन्हीं तीन का नाम लिखिए। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, गंगा नदी है और तीसरी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ हमें नदियों के नाम ही तो बताने थे। ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ तीन नदियाँ हैं जिनके योगदान के द्वारा उत्तरी भारत जो मैदान है भारत का उसका निर्माण हुआ है। मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बसाव के क्या कारण हैं? मैदानी, अब देखो जो मैदान नदियों के द्वारा बनाए गए हैं वहाँ पर घनी जनसंख्या कहाँ रहती है? जहाँ पर वो सारी अनुकूल दशाएं बताई गई थी, ये यहाँ पर हैं। उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि का होना, पानी की पर्याप्त उपलब्धता का होना, अनुकूल जलवायु का होना, यातायात के साधनों का होना, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है? सघन जो जनसंख्या निवास करती है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसके बाद है भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ? भारत का जो उत्तरी मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ है? भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के जलोढ़ या निक्षेप के कारण हुआ है। जो ये नदियाँ अपने साथ जो पानी बहाकर लाती हैं उस पानी के साथ मिट्टी भी बहकर आती है और उस मिट्टी के जमाव के कारण उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अब उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तराई भाग घने जंगलों से क्यों भरा रहता है? जो तराई भाग होता है वो घने जंगलों से भरा क्यों रहता है? जैसे हम कोई मकान बना रहे हैं, जब हम कोई मकान बनाते हैं तो जैसे मिस्त्री किसी लेयर को बना कर जाता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग में हम क्या करते हैं? उसको पानी से तर कर देते हैं, तो उसकी सिंचाई करते हैं ताकि वहाँ नमी बनी रहे और जो मसाला उसमें लगाया जाता है वो अपनी पकड़ अच्छी से मजबूत बना ले। तो इसीलिए वैसे ही है तराई भाग मतलब जो तर हैं, पानी से गीले हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में घने जंगल पाए जाते हैं। ये हमने देखा था। ये हमारा है तराई क्षेत्र जो भाबर के दक्षिण में है। यहाँ पर नमी है और दलदली क्षेत्र है, गीली मिट्टी है। तो जहाँ क्या होता है? नदियाँ दोबारा निकल आती हैं तो वहाँ पर पानी मौजूद है, तो वहाँ पर क्या होगा? घने जंगल पाए जाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा वन कहाँ होंगे? जहाँ बारिश ज़्यादा होगी। और बारिश ज़्यादा कहाँ होती है? जो मेघालय का मासिनराम चेरापूंजी है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो जिसके कारण वहाँ पर अधिक पेड़ पाए जाते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाके का नाम लिखिए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मान लो ये दिल्ली है, दिल्ली का जो पूर्वी एरिया है, इधर वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है? खादर मिट्टी पाई जाती है। बताइए कि ये उपजाऊ क्यों है? क्योंकि ये इसमें ये अभी जो नए बने हुए बाढ़ वाले जो मैदान हैं उनके द्वारा जो नए बने हुए हैं और निक्षेप के कारण जो मिट्टी वहाँ पर जमी हुई है वो उपजाऊ होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो भी मिट्टी बहा कर लाई जाती है वो कैसी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। तो उपजाऊ मिट्टी के कारण ये खेती के लिए
बहुत ही हमारे लिए आदर्श हैं। तो बच्चों ये हमारी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।